नमस्कार। स्वप्न वासव दत्तम के तृतीय व्याख्यान में हमने नाटक का प्रथम अंक किया था। अद्वितीय अंक शुरू करते हैं। दासी मंच पर प्रविष्ट होकर राजकुमारी पद्मावती को ढूंढती है। तभी गेंद से खेलती हुई पद्मावती वासव दत्ता के साथ मंच पर प्रविष्ट होती है। दोनों के बीच वार्तालाप होता है। वासव दत्ता कहती है, सखी, बहुत देर तक गेंद से खेलने के कारण तुम्हारे हाथ अत्यधिक लाल हो गए हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारे नहीं किसी दूसरे के हाथ हों। दासी कहती है, खेलिए खेलिए और खेलिए राजकुमारी, कौमारी अवस्था के समय को आनंद से व्यतीत कीजिए। तभी वासवदत्ता कहती है, पद्मावती, आज तुम अधिक सुंदर लग रही हो। तुम्हारा वरमुख मैं समीप ही देखती हूँ, अर्थात निकट भविष्य में ही तुम्हारा विवाह होने वाला है। पद्मावती कहती है, मेरा उपहास मत करो। तभी थाई मंच पर प्रविष्ट होकर पद्मावती को उद्यन के साथ उनका विवाह निश्चित हो गया है, ये सूचना देती है। पहले तो वासवदत्ता को बुरा लगता है, परंतु जब यह पता चलता है कि महाराज उद्यन किसी और कार्य से वहां आए थे और उनके गुणों से प्रभावित होकर स्वयं मगधराज ने ही उनके साथ पद्मावती का विवाह निश्चित किया है, तो फिर वो उतना बुरा नहीं मानती। तभी दूसरी दासी मंच पर प्रविष्ट होकर के सूचना देती है कि महारानी ने बताया है कि आज ही पद्मावती के विवाह का मांगलिक कार्य करना है, अतः सब लोग शीघ्रता करें। द्वितीय अंक यहाँ समाप्त हो जाता है। इसके बाद तृतीय अंक में वासवदत्ता मंच पर प्रविष्ट होती है। वो सोचती है कि विवाह के मांगलिक कार्य हेतु पद्मावती के अंतःपुर की चौशाला में छोड़ करके मैं क्या प्रबंधन में आ गई हूँ, ताकि अपने भाग्य प्राप्त दुख को कुछ कम कर सकूं। तभी फूल हाथ में लिए हुए दासी प्रवेश करती है और पूछती है, कितने समय से आपको ढूंढ रही हूँ। हमारी महारानी कहती हैं कि आप उच्च कुल में उत्पन्न हैं, प्रिय हैं, कुशल हैं, अतः इस विवाह माला को गूंथ दें। वासवदत्ता पूछती है, किसके लिए गूंथनी है? चेटी जवाब देती है, राजकुमारी के लिए। जामाता मणिमय भूमि पर स्नान कर रहे हैं, अतः आर्या शीघ्रता करें, जल्दी माला गूंथ दें। कौतूहलवश वासवदत्ता चेटी से पूछती है, क्या तुमने जामाता को देखा है? चेटी जवाब देती है, हाँ, बस धनुष बाण से रहित कामदेवी हैं, ऐसा कह सकते हैं। वासवदत्ता उसको देख करके माला गूंथने लगती है। फूलों के बीच में अचानक उसे कोई दूसरी वस्तु दिखाई देती है। उसे देख करके पूछती है, ये क्या है? चेटी जवाब देती है, वैधव्य का निराकरण करने वाली औषधि है। वासवदत्ता मन में सोचती है कि यह तो मेरे और पद्मावती के लिए बहुत सारी गूंथनी है। तभी दूसरी औषधि देख करके वो फिर चेटी से पूछती है, ये क्या है? चेटी कहती है, शोध का तिरस्कार करने वाली औषधि है। वासवदत्ता कहती है, इसे नहीं गूंथना चाहिए, क्योंकि राजा की प्रथम पत्नी तो मर चुकी है, अतः यह व्यर्थ है। तभी दूसरी दासी प्रवेश कर शीघ्रता करने को कहती है। दोनों दासियां शीघ्रता से माला लेकर के निकल जाती है। वासवदत्ता कहती है, ओहो, आर्यपुत्र भी अब पराये हो गए।
यदि शैया पर नींद आ जाए तो मैं अपने दुख को हल्का करने का प्रयास करती हूँ। सभी निकल जाते हैं। नाटक का तृतीय अंक यहाँ समाप्त हो जाता है। चतुर्थ अंक में नायक उदयन का मित्र है वसंतक। वसंतक विदूषक का नाम है, जो अपनी हास्य आदि चेष्टाओं से सबका मनोरंजन करता रहता है। विदूषक मंच पर प्रवेश करके बहुत प्रसन्न होकर कहता है, भाग्य से आज महाराज उदयन के मंगलमय विवाह का सुअवसर देखा। यहाँ राजभवन में सब कुछ बहुत अच्छा है, परंतु एक ही महान दोष है। ऐसा लगता है कि दिन भर पकवान खाने से मुझे वात रक्त नाम का रोग हो गया है और मेरा भोजन ठीक से पच नहीं रहा। तभी चेटी मंच पर आती है और पूछती है, आर्य वसंतक, आप कहाँ हैं? उसे देखकर के विदूषक जवाब देता है, आप मुझे क्यों ढूंढ रही हैं? चेटी कहती है, हमारी महारानी ने कहा है कि यदि जामाता ने स्नान कर लिया हो तो माला चंदन आदि ले आऊं। विदूषक कहता है, महाराज ने स्नान कर लिया है, आप भोजन को छोड़कर बाकी सब कुछ ले आए। भोजन न लाने का कारण सुनकर के चेटी उसका उपहास करती है कि आप तो सदा ऐसे ही रहें। वे दोनों निकल जाते हैं। पद्मावती और अवंतिका के वेश में वासवदत्ता और चेटी प्रमथ वन में प्रवेश करती हैं। दासी के प्रमथ वन में आने का कारण पूछने पर पद्मावती कहती है कि मैं हर श्रृंगार के फूलों को देखने आई हूँ। दासी जब सारे फूल चुनना चाहती है तो पद्मावती कहती है कि ज़्यादा फूल इकट्ठे मत करो। आर्यपुत्र के द्वारा यहाँ आकर फूलों के वैभव को देख लिए जाने पर मैं सम्मानित हो जाऊंगी। वासवदत्ता के द्वारा पूछे जाने पर कि है सखी, तुम्हें पति प्रिय है? वो बड़ी शालीनता से जवाब देती है, नहीं जानती, परंतु आर्यपुत्र के बिना व्याकुल हो जाती हूँ। तभी राजा और विदूषक प्रवेश करते हैं। विदूषक कहता है कि पहले चुन लेने पर भी थोड़े गिरे हुए हर श्रृंगार के फूलों से यह प्रमथवन अत्यधिक रमणीक लग रहा है। आइए, इधर से आइए। राजा कहता है, मित्र वसंतक, आ रहा हूँ। कामेन उज्जयिनीं गते मयि तदा कामप्यवस्थां गते दृष्ट्वा स्वेरम् अवन्तिराजतनयां पञ्चेषु पातिता तयि अद्यापि सशल्यमेव हृदयं भूयश्च विद्या वयं पञ्चेषु मदनो यथा कथमयं षष्ठशर पातित। तदा उज्जयिनी गते, उस समय उज्जयिनी जाने पर अवंती राजतनयाम, अवंती राजपुत्री वासवदत्ता को स्वेरम दृष्ट्वा, मन भरकर देखने से कामपि अवस्थां गते, किसी अकथनीय अनिर्वचनीय दशा को प्राप्त हुए मई, मुझ पर कामेन, कामदेव ने पंच ईश्वर पातिता, पांचों बाण चला दिए थे। तई, उनके द्वारा
अद्यापि आज भी हृदयम सशल्यम, मेरा हृदय घाव युक्त है। भूय च वयम विद्ता, और फिर हम पुनः बिन दिए गए हैं। यदा मदन पंचेषु, यदि कामदेव के 5 ही बाण हैं, तर्हि तो षष्ठायम शर कथम पातित, ये 6ठा बाण कहाँ से चलाया गया। महाराज उदयन कहते हैं कि अवंतीराज महासेन के द्वारा कपटपूर्वक पकड़वाकर उज्जैनी ले जाए जाने पर वहाँ वासवदत्ता को वीणा सिखाते समय जब मैंने उसे मन भरकर देखा तो मेरे हृदय में उसके प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया। ऐसी दशा में कामदेव ने अरविंद, आम्रमजरी, नीलकमल, अशोक, नवमल्लिका, ये 5 बाण चला दिए। मेरी समझ में ये नहीं आता कि जब कामदेव के 5 ही बाण हैं तो फिर यह 6ठा बाण कहाँ से चलाया गया। विदूषक पूछता है, देवी पद्मावती कहाँ गई होंगी? लता कुंज में गई होंगी, या पर्वत तिलक नाम की शिला पर गई होंगी, या सप्तशक वृक्षों के वन में प्रविष्ट हुई होंगी। वो ये सब अनुमान कर ही रहा था। तभी उसे आकाश में सारस पंक्ति दिखाई देती है। वो राजा को सारस पंक्ति दिखाता है। राजा कहता है, पश्चामि एनाम, मित्र मैं इसे देख रहा हूँ। ऋज्वायतां च विरलां च नतोन्नतां च सप्तर्षि वंशकुटिलां च विवर्तनेषु निर्मुच्यमान भुजग उदर निर्मलस्य सीमामेव अम्बरतलस्य विभज्यमानाम्। ऋज्वायतां च, सीधी और फैली हुई, विरलां च, बिखरी हुई, नतोन्नतां च, झुकी हुई और उठी हुई, विवर्तनेषु मोड़ों पर, सप्तर्षि वंश कुटिलाम, 7 ऋषि तारों के समान, सप्त ऋषियों के समान टेढ़ी, निर्मुच्यमान भुजगोदर निर्मलस्य, केंचुली छोड़े हुए सांप के पेट के समान रंग वाली, अंबर तलस्य विभज्यमानां सीमामेव, आकाश तल की विभाजक सीमा के समान मैं सारस पंक्ति को देखता हूँ। राजा विदूषक से कहता है कि ये जो सारसों की पंक्ति दिखाई दे रही है, कभी तो सीधी रेखा के समान दिखाई देती है, कभी आकाश में फैल जाती है, कभी ऊपर उड़ जाती है तो कभी नीचे झुक जाती है, कभी आकाश में ये सप्तर्षि तारों के समान टेढ़ी हो जाती है। ये सारसों की पंक्ति केंचुली छोड़े हुए सांप के पेट के रंग वाले, आकाश की विभाजक सीमा के समान दिखाई दे रही है। कहने का आशय ये है कि यह अति सुंदर लग रही है। धन्यवाद।